है ए? चलिए आपको क्या पढ़ाया गया था देखिए तो कल के क्लास में आप पढ़े थे देखिए इधर कल के क्लास में पढ़े थे आप क्या विभव मापी और क्या धारा घनत्व। इसके बाद अगला चैप्टर स्टार्ट हुआ था विद्युत चुंबकीय प्रेरण चुंबकीय फ्लक्स फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। कितना नियम होता है? प्रथम और क्या द्वितीय। फिर क्या पढ़े थे? लेंज का नियम। फिर लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का पालन करता है क्यों, ये पढ़े थे। भंवर धारा क्या है, ये पढ़े थे। भंवर धारा का हानि और भंवर धारा का उपयोग, यहीं तक पढ़े थे। इसके आगे आज पढ़ना है, आज प्रूफ भी आएगा, थोड़ा ध्यान से। आज 5 नंबर का क्वेश्चन भी आएगा, ट्रांसफॉर्मर। क्या बाबू? चलिए बोर्ड पर देखिए। आज का पहला टॉपिक है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। पूछा जा चुका है एग्जाम में कि दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को परिभाषित करें। तो देखिए ये जो फिगर बना है यही डेफिनेशन है, बस ध्यान से समझना है। देखिए दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत मतलब 90 डिग्री का कोण बनाकर, देखो ये दाहिना हाथ कौन क्या क्या रखना है? अंगूठा, तर्जनी और ये क्या है ये अनामिका है। तो ये क्या है? अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, तीन को का जरूरत है, ये अनामिका है। तो अभी हमको कितने का जरूरत है? 3 का जरूरत है, 3 का। अंगूठा, तर्जनी और क्या मध्यमा, तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाए। देखो इस पर कितना डिग्री बना है, देखो कितना बना है, ठीक है। इसमें देखो कितना बना है, 90 बना है। ध्यान से देखोगे तो हर जगह कितना डिग्री होगा। तो इस तरह रखेंगे, दाहिने हाथ के 3 उंगली को ऐसे रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये 3 उंगली में एक उंगली कहाँ है? बाहर। तो बाहर तो लाइन खींच नहीं पाएंगे, तो बाहर वाले लाइन को कैसे दिए हैं? तिरछा। तो बाहर वाला कौन है? मध्यमा। मध्यमा देखो तिरछा दिया गया है। तो सुनो पीछे डेफिनेशन सुनिए आप। दाहिने हाथ के 3 उंगली को, दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार लंबवत रखेंगे। दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार लंबवत रखेंगे कि अंगूठा चालक की दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा का दिशा, यही इसका नियम है। फिर से सुनो, दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार लंबवत रखेंगे कि अंगूठा चालक के दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा का दिशा। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, यही डेफिनेशन है इसका। किसी को कोई दिक्कत? फिर से समझिए, दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार लंबवत, लंबवत मतलब देखो यहाँ 90 बना भी रहे हैं, अब तो समझ में आ जाएगा। फिर से देखो बोर्ड पर, ये देखो ये लंबवत का निशानी है 90 डिग्री का। दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार लंबवत रखेंगे कि अंगूठा चालक के दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा का दिशा बताएगा। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। किसी को कोई दिक्कत? फिगर ही डिफिनेशन है कि नहीं जी? एक बार और देख लीजिए ध्यान से। दाहिने हाथ के 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार लंबवत रखेंगे कि अंगूठा चालक के दिशा में हो, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा का दिशा। इसे दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? अब आइए अगला टॉपिक क्या है? गति की ईएमएफ।
नामे से पता कर दीजिए, गति की ईएमएफ मतलब गति के कारण क्या उत्पन्न होगा। तो देखो डेफिनेशन, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक को क्या कराते हैं, तो गति के कारण क्या उत्पन्न होगा। तो देखो, एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराते हैं तो चालक में क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसे गतिक ईएमएफ कहते हैं। कोई दिक्कत। एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराते हैं तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसे गतिक ईएमएफ कहते हैं। चालक में क्या उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसे गतिक ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ का फॉर्मूला VBL, ईएमएफ का फॉर्मूला VBL, ठीक है। ईएमएफ का फॉर्मूला VBL। ईएमएफ को किससे दिखाते हैं, ई से, ठीक है। ईएमएफ को किससे दिखाते हैं, ई से। चालक गति कर रहा है तो वेग होगा तो किससे, भी से। चालक की लंबाई क्या होगी, L, और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B, VBL। कोई दिक्कत। एक बार और देखिए, किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराते हैं तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न होता है, इसे गतिक ईएमएफ कहते हैं। 90 में आंसर है। गतिक ईएमएफ मतलब गति के कारण क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ। किसके गति के कारण, चालक के गति के कारण चालक में क्या उत्पन्न होगा, ईएमएफ। कोई दिक्कत, क्लियर है। आगे बढ़े, चलिए देखिए तो इधर भावर धारा तो कल ही पढ़े थे ना, दो बार हो गया क्या। चलिए क्लियर है, तो गतिक ईएमएफ क्लियर हो गया। अब क्या है, स्वप्रेरण। क्या है बाबू, स्वप्रेरण। एक बार थोड़ा रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। बताइए तो बाबू, दक्षिण अंगुष्ठ नियम किसे कहते हैं, मध्यमा को इस प्रकार लंबवत रखते हैं। दिशा बताएगा। बोलिए, गति की ईएमएफ किसे कहते हैं। एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराते हैं तो चालक में ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है, इसे गति की ईएमएफ कहते हैं। कोई दिक्कत। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्वप्रेरण, 9वें में आंसर है, ध्यान से। कौन प्रेरण, मतलब स्वयं के कारण प्रेरणा लेकर कुछ उत्पन्न करेगा। देखो, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाए, फिर से समझिए। किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, कोई कुंडली है ऐसा, इसमें क्या परिवर्तन हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। किसमें परिवर्तन हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो। चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण स्वयं उसी कुंडली में विद्युत धारा, धारा को किससे दिखाते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, मतलब स्वयं उसी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाए। तो कोई कुंडली है, अगर उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और स्वयं चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने के कारण उसी में क्या उत्पन्न हो जाए, धारा उत्पन्न हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, स्वप्रेरण। देख लो, फ्लक्स का फार्मूला, चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला LI। L क्या है, L है स्थिरांक, जिसे क्या बोलते हैं, स्वप्रेरकत्व। क्या बोलते हैं। अगर और बढ़िया से समझना है तो इधर देखो, किसके कारण क्या उत्पन्न हो रहा है बताओ, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। चुंबकीय फ्लक्स को परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, तो चुंबकीय फ्लक्स समानुपाती होगा किसके, धारा के। चुंबकीय फ्लक्स के कारण क्या उत्पन्न हो रहा है, धारा। तो फाई समानुपाती आई,
अब ये समानुपाती हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा। स्थिरांक क्या आएगा? एल। अब पहले से क्या है? तो फाई बराबर एल आई, और एल क्या है? स्थिरांक है, स्वप्रेरण का स्थिरांक है, तो उसका नाम होता है स्वप्रेरकत्व। क्या नाम होता है? स्वप्रेरकत्व, या एक और नाम होता है स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण क्या? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। समझ में बात आया? फिर से देखो, किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, मान लो कोई कुंडली है, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, तो स्वयं उसी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा? विद्युत धारा। तो इस घटना को क्या बोलेंगे? स्वप्रेरण। फार्मूला आपके सामने है, फाई बराबर एल आई। एल क्या है? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। यहाँ देखिए, सेम इसी तरह का डिफिनेशन होगा, लेकिन ये क्या है? अन्योन्य प्रेरण। किसी दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण नजदीक रखे पहले कुंडली में क्या उत्पन्न होता है? तो देखो, इसमें कौ गो कुंडली है? एगो में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो एगो में विद्युत धारा उत्पन्न होगा। यही बकलवा था, अपने में ही परिवर्तन करेगा, अपने में ही धारा उत्पन्न कर देगा। तो यहाँ कितना कुंडली है पहले ये बताना। दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, मान लो ये दूसरा कुंडली है और ये कौन है, तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो स्वयं नजदीक वाले कुंडली में क्या उत्पन्न होगा? इसमें क्या था? स्वयं ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया था, स्वयं ही धारा उत्पन्न कर लिया था। इसमें एगो में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो दूसरे में क्या उत्पन्न होगा? धारा। अन्योन्य प्रेरण। ये गांव वाला हो गया, मतलब कि बगल वाला कोनो मकान बना रहा है 3 तला, तो काहे बना रहा है? इसको परिवर्तन हो रहा है। ये बना रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है। तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है, तो यही वाला बात हो गया। और ये क्या है? स्वयं में परिवर्तन कर रहा है, स्वयं में परिवर्तन कर स्वयं में विद्युत धारा उत्पन्न कर ले रहा है। आई दूसरा कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो पहले कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा? तो इसे बोलते हैं क्या? अन्योन्य प्रेरण। अन्य मतलब क्या होता है? दूसरा। दूसरा में उत्पन्न होगा, नामे से क्लियर करो। और स्वयं मतलब स्वयं में उत्पन्न होगा। नमूने में आंसर है, ध्यान से फिर से समझो। किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो स्वयं उसी कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। इसमें किसी दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो उसके नजदीक रखे पहले कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। समझ में बात आया कि नहीं? इसका फॉर्मूला देखो, किसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है? दूसरा के। पीछे किसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है? दूसरा के। किसमें धारा उत्पन्न हुआ है? पहला में। तो देखो, ध्यान से देखना, चुंबकीय फ्लक्स को किससे दिखाते हैं? फाई। किसमें उत्पन्न हुआ है? दूसरा में। तो फाई टू समानुपाती। दूसरा के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, तो पहला में क्या उत्पन्न हुआ है? तो फाई टू समानुपाती धारा को किससे, किसमें उत्पन्न हुआ है? पहला में। कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत है? दूसरा के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है, तो चुंबकीय फ्लक्स को फाई से। किसका चुंबकीय फ्लक्स? दूसरा, तो 2 लिखेंगे। क्या उत्पन्न हुआ है? धारा। धारा को आई से। किसमें उत्पन्न हुआ है? 1 में। अब बोलिए, फाई टू ये हटेगा तो एक स्थिरांक आएगा। इसमें ना एल आया है, इसमें एल नहीं आएगा, इसमें एम आएगा। क्या आएगा? थोड़ा अलग अलग है ना, वो स्वयं परिवर्तन कर स्वयं उत्पन्न हो जा रहा है, तो एल से उसका स्थिरांक। इसका दूसरे में परिवर्तन हो रहा है, तो पहले में धारा उत्पन्न हो रहा है, तो इसको किससे दिखाएंगे? इसके स्थिरांक को एम से। तो फाई टू बराबर एम आई टू। अब एम क्या है? देखो, एम है अन्योन्य प्रेरकत्व। वो क्या था? स्वप्रेरकत्व। ये है अन्योन्य प्रेरकत्व, या एक और नाम होगा अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अन्योन्य प्रेरण, बोलो ना जी, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। समझ में बात आया? पहले ये बताओ, बोलो,
स्वयं के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर स्वयं में विद्युत धारा उत्पन्न करे तो क्या होता है? स्वप्रेरण। किसी दूसरे कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो तो उसके नजदीक रखे पहले कुंडली में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? अन्योन्य प्रेरण। क्लियर है? यहाँ से फॉर्मूला दो गो लिखला। एगो स्व प्रेरण के लिए फाई बराबर एल आई, अन्योन्य प्रेरण के लिए फाई टू बराबर एम आई वन। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, बोलो कोई परेशानी है? स्व प्रेरण अन्योन्य प्रेरण एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान से। दोनों क्वेश्चन ज्यादातर एक ही साथ पूछता है। ट्रांसफार्मर 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें प्रूफ बहुत बड़ा, इसलिए ये क्लास में ही समझ सकते हो। प्रूफ तो 20 तारीख के बाद चलाएंगे, आपको बता दिए हैं। 20 तारीख से पहले ही स्टार्ट हो जाएगा, हमको लग रहा है। टाइम नहीं लगेगा, 13 है ना, 4 दिन में, 18 तारीख तक स्टार्ट होगा। 4 से 5 दिन में पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा। देखिए ट्रांसफार्मर, ये कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? 6वां। कौन पढ़ रहे हैं? इसके बाद पढ़ेंगे 7वां, वो छोटा चैप्टर है, और उसके बाद चुंबक। असाइनमेंट मिलेगा, थोड़ा इंतजार करो, प्रैक्टिकल खत्म होने दो सबका। तुम्हारा हो गया मतलब सबका हो गया है। होगा, विदाई पता थोड़े चलेगा कब होगा। ट्रांसफार्मर कैसे पता चलेगा? 1 तारीख से एग्जाम है, 31 तारीख को पढ़ाएंगे। ट्रांसफार्मर क्लास बाबू 26 जनवरी के पार भी चलेगा, वो आपको मालूम है कि प्रूफ इतना जल्दी खत्म होने वाला। एक दिन में ज्यादा से ज्यादा कितना बता सकते हैं? 2 से ज्यादा बताएंगे तो ऐसा नहीं जाएगा दिमाग में, ऐसा जाने वाला नहीं है। उसको आराम से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप केमिस्ट्री में जानते ही हो कि 20 तारीख से क्या चलेगा, 18 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा मेरे ख्याल से रिएक्शन चलेगा, तो वो भी ज़्यादा पढ़ाएंगे तो दिमाग में जाएगा नहीं, उसको भी आराम से पढ़ाना पड़ेगा। तो दोनों में मेन चीज़ बच गया है, एगो में क्या बचेगा? प्रूफ, और एगो में बचेगा क्या? रिएक्शन। और दोनों तेज पढ़ाने वाला, आराम से ही पढ़ाने वाला है। नहीं, 1 ही घंटे का क्लास चलेगा, जैसे चलता है क्लास वैसे ही चलेगा, बस आराम से पढ़ना है। आज वो दोनों जो है ना, क्लासे में कोशिश करिएगा कि याद हो जाए, तो घर पर बहुत मुश्किल से वो दोनों चीज़ याद होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि क्लास में ही सारा चीज़ याद हो। आइए इधर देखिए, ये आसान है, ये पढ़ाया जा सकता है। देखिए ट्रांसफार्मर, पहले समझिए ट्रांसफार्मर क्या है। यह एक विद्युत युक्ति है जो वोल्टेज को क्या करता है? मतलब वोल्टेज को परिवर्तित करता है, मतलब वोल्टेज बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज, बोर्ड पर देखो, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो वोल्टेज बढ़ा भी सकता है और वोल्टेज, मतलब वोल्टेज को क्या करता है? फिर से देखिए, यह एक विद्युत युक्ति है जो वोल्टेज को यह एक विद्युत युक्ति है जिसकी सहायता से वोल्टेज को परिवर्तित किया जा सकता है। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य, इसका मतलब अभी ना अन्योन्य प्रेरण पढ़े थे, अभी ना अन्योन्य प्रेरण पढ़े थे। देखो अन्योन्य प्रेरण पढ़े थे, तो ट्रांसफार्मर किस पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण पर। तो बताओ ट्रांसफार्मर में एगो कुंडली होगा कि दूगो? क्यों, किस पर काम किया है? स्व प्रेरण की अन्योन्य प्रेरण? तो अन्योन्य प्रेरण में क गो कुंडली होता है, इसका मतलब ट्रांसफार्मर में भी क गो कुंडली होगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? कोई दिक्कत? अगर ट्रांसफार्मर स्व प्रेरण पर काम करता तो क गो कुंडली होता है, लेकिन कितना, किस पर काम कर रहा है? अन्योन्य प्रेरण, मतलब क गो कुंडली होगा। तो देखो, वह विद्युत युक्ति जिसकी सहायता से वोल्टेज को परिवर्तित किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका मतलब इसमें एगो कुंडली नहीं, क गो होगा? 2 गो। चलिए, ट्रांसफार्मर का कितना प्रकार होता है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। कौन ट्रांसफार्मर? और इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर।
स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखिए तो इधर, वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा के निम्न वोल्टेज को, वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा के निम्न वोल्टेज को निम्न धारा के उच्च वोल्टेज में, फिर से समझिए, वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा के निम्न वोल्टेज को निम्न धारा के उच्च वोल्टेज में बदलता है, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। यहां देखिए, अपचाई ट्रांसफार्मर, वह ट्रांसफार्मर जो निम्न धारा के उच्च वोल्टेज को, वह ट्रांसफार्मर जो निम्न धारा के उच्च वोल्टेज को उच्च धारा के निम्न वोल्टेज में, ये दोनों एक ही तरीके का डिफिनीशन है तो कंफ्यूजन भी होता है। इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझा जाता है, देखो, वह ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में, निम्न को क्या करता है, उच्च, वह ट्रांसफार्मर जो उच्च वोल्टेज को क्या करता है, निम्न वोल्टेज में बदलता है। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप निम्न वोल्टेज बोलेंगे तो धारा क्या होगा, और जैसे ही उच्च वोल्टेज बोलेंगे तो धारा क्या होगा। समझ रहे हो, ऐसे ही याद करना है। जैसे ही आप बोलेंगे उच्च वोल्टेज तो धारा क्या होगा, और जैसे ही बोलेंगे निम्न वोल्टेज तो धारा क्या होगा, ऐसे ही याद करो। वह ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, मतलब अब निम्न वोल्टेज बोल रहे हो तो इसके साथ कौन धारा होगा, तो वह ट्रांसफार्मर, चाहे धारा अगर उच्च बोल रहे हो तो वोल्टेज क्या बोलोगे, निम्न, उल्टा बोलोगे बस। वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा के, कैसा वोल्टेज आप बताओ, धारा जब उच्च होगा तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, तो वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा के निम्न वोल्टेज को निम्न धारा के उच्च वोल्टेज में, अब समझ में आया, उच्च धारा होगा तो निम्न वोल्टेज होगा, और निम्न धारा होगा तो, समझ में आया आप, वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा के निम्न वोल्टेज को निम्न धारा के उच्च वोल्टेज में, उसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्लियर है। देखिए, वह ट्रांसफार्मर जो निम्न धारा के उच्च वोल्टेज को उच्च धारा के निम्न वोल्टेज में, उसे क्या बोलते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर। समझ में बात आया, कोई दिक्कत। और नॉर्मली अगर याद रखना तो ऐसे याद रखो, वह ट्रांसफार्मर जो निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। अब तुम लोग जोड़ लेना, निम्न वोल्टेज है तो क्या होगा, उच्च धारा, उच्च वोल्टेज है तो क्या होगा, तो नॉर्मल याद रहेगा तो आसानी से डिफिनीशन में जोड़ सकते हो तुम, कोई दिक्कत। बोलो, वह ट्रांसफार्मर जो निम्न धारा के उच्च वोल्टेज को, उल्टा हो गया, वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा के निम्न वोल्टेज को निम्न धारा के उच्च वोल्टेज में बदलता है। वह ट्रांसफार्मर जो निम्न धारा के उच्च वोल्टेज को उच्च धारा के निम्न वोल्टेज में, कोई दिक्कत। आगे बढ़े, देखिए, ट्रांसफार्मर का बनावट, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, नरम लोहा का। ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, नरम लोहा का। कुछ इस टाइप का बताए होंगे तुम लोग को, कॉपी में देखो तो इसी टाइप का फिगर है। ऐसे क्या किए होंगे, ऐसे लेपटे होंगे, तार और लेपटे होंगे, कॉपी में देखोगे तो बताया गया होगा, तार और लेपटे होंगे। एगो को प्राथमिक कुंडली माने होंगे पी, एगो द्वितीयक कुंडली क्या माने होंगे, देख सकते हो, एगो प्राथमिक और एगो द्वितीयक, एस उस माने हैं, एगो को पी और एगो को क्या माने होंगे। देखिए, ट्रांसफार्मर का कोर नरम लोहे का, इसमें विद्युत रोधी तार का कितना कुंडली होता है, फिर से आप समझिए, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, नरम लोहे का बना होता है। इसमें विद्युत रोधी तार का कितना कुंडली होता है, इनपुट कुंडली को क्या बोलते हैं, और आउटपुट कुंडली को, फिर से समझिए, ट्रांसफार्मर का कोर नरम लोहे का बना होता है। इसमें विद्युत रोधी तार में दो कुंडली होता है, इनपुट कुंडली को प्राथमिक कुंडली और आउटपुट कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली इनपुट वोल्टेज के स्रोत से जुड़ा होता है, जबकि द्वितीय कुंडली आउटपुट वोल्टेज से प्राप्त, फिर से समझिए,
ट्रांसफार्मर का कोर मतलब अंदर वाला, कोर मतलब कहाँ होता है, अंदर वाला। ट्रांसफार्मर का अंदर वाला जो है किसका बना होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है। तो ट्रांसफार्मर का कोर नरम लोहे का बना होता है। इसमें विद्युत रोधी तार का कितना कुंडली, 2 कुंडली होता है। इनपुट कुंडली को प्राथमिक, जबकि आउटपुट कुंडली को, प्राथमिक कुंडली इनपुट वोल्टेज के स्रोत से जुड़ा होता है, जबकि द्वितीय कुंडली से आउटपुट वोल्टेज प्राप्त। यही है ट्रांसफार्मर का क्या, बनावट। फिर से देखो ध्यान से, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, नरम लोहे का बना होता है। इसमें विद्युत रोधी तार का कितना कुंडली, 2 कुंडली होता है। इनपुट कुंडली को प्राथमिक कुंडली, आउटपुट कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली इनपुट वोल्टेज के स्रोत से जुड़ा होता है, जबकि आउटपुट कुंडली, जबकि द्वितीय कुंडली से आउटपुट वोल्टेज प्राप्त किया जाता है। कोई दिक्कत, यही है ट्रांसफार्मर का क्या, बनावट। अब क्या पढ़ेंगे, अब ट्रांसफार्मर का बनावट से अब आगे बढ़ रहा है फार्मूला की तरफ। फैराडे के द्वितीय नियम के, बोर्ड पर देखो, फैराडे के कौन नियम याद है, फैराडे का द्वितीय नियम क्या बताए थे। फैराडे का द्वितीय नियम, ईएमएफ बराबर एन माइनस एन डी फाई बाई क्या, कुछ याद आया, यही था फैराडे का द्वितीय नियम, कल ही ना पढ़ाए थे। माइनस एन डी फाई बाई डी टी, क्या बताए थे, अगर अगर फेरों की संख्या क्या हो, तार के फेरों की संख्या, तो एन से गुणा हुआ था, एन डी फाई बाई डी टी। याद आया कि नहीं, कल ही ना बताए थे, नहीं याद आया तो देख लो। यही था फैराडे का द्वितीय नियम। प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के, यहाँ से आया था माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। कोई दिक्कत है, हम लोग क्या टॉपिक पढ़ना चालू किए थे, ट्रांसफार्मर। क्या एक बार और रिवीजन कर लो। यह एक ऐसा विद्युत युक्ति है जो वोल्टेज को क्या करता है, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, ऊंचाई और, वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा के निम्न वोल्टेज को निम्न धारा के उच्च वोल्टेज में बदलता है। वह ट्रांसफार्मर जो निम्न धारा के उच्च वोल्टेज को उच्च धारा के निम्न वोल्टेज में बदलता है, उसे अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का बनावट, ट्रांसफार्मर का कोर किसका बना होता है, नरम लोहे का बना होता है। इसमें विद्युत रोधी तार का 2 कुंडली होता है। इनपुट कुंडली को प्राथमिक कुंडली, जबकि आउटपुट कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली इनपुट वोल्टेज के स्रोत से जुड़ा होता है, जबकि द्वितीय कुंडली से आउटपुट वोल्टेज को प्राप्त किया जाता है। यहाँ देखो, फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार फार्मूला क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। देखो यहाँ क्या लिखे हैं, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ। बाबू ईएमएफ को किससे दिखाते हैं, लेकिन प्राथमिक कुंडली है तो ई के साथ क्या जुड़ेगा, बराबर। फार्मूला क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाई, लेकिन प्राथमिक है तो यहाँ पी जुड़ा लेफ्ट में, तो राइट में भी क्या जुड़ेगा। समझ में बात आया, पहले ये बताओ, समझ में बात आया, नहीं आया तो देखो यहाँ समझाते हैं। प्राथमिक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ, ईएमएफ को किससे दिखाते हैं, ई से। द्वितीय कुंडली में प्रेरित ईएमएफ, ईएमएफ को ई से। प्राथमिक कुंडली का बात हो रहा है। अच्छा बताओ पहले ई बराबर फार्मूला बताओ, ई बराबर फार्मूला बताओ, माइनस एन डी फाई बाई क्या, माइनस एन डी फाई बाई क्या, यही ना फार्मूला है, माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार ये फार्मूला है। लेकिन ये किस कुंडली का बात हो रहा है, तो प्राथमिक को इंग्लिश में प्राइमरी बोलते हैं। इधर पी लगेगा तो इधरों क्या लगेगा,
इधर P लगेगा तो इधरों क्या लगेगा P। इधर द्वितीय कुंडली को सेकेंडरी बोलते हैं तो इधर S लगेगा तो इधरों क्या लगेगा। ये समीकरण क्या हो गया और ये समीकरण क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। कौन को समीकरण हो गया, फर्स्ट और सेकंड। दोनों समीकरण को क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देने का नियम क्या होता है, लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को भाग दीजिए। बोलिए क्या लिखेंगे, ईपी बटा क्या ईएस बराबर माइनस एन पी डी फाइव बाई क्या डी टी बटा माइनस एन एस डी फाइव बाई क्या डी टी। यही ना है जी। लेफ्ट को लेफ्ट में भाग दिए, राइट को राइट में भाग दिए, कुछ कटेगा, डी फाइव बाई डी टी कट गया, माइनस से क्या बचा ईपी बटा ईएस बटा एनपी बटा क्या ईपी बटा ईएस बराबर एनपी बटा एनएस। पहले ही बता दिया है कि ट्रांसफार्मर में कितना कुंडली होगा, प्राथमिक और, तो एगो प्राथमिक कुंडली में ईएमएफ है, एगो द्वितीय कुंडली में ईएमएफ है, दोनों को भाग दिए तो आया ईपी बटा ईएस बराबर एनपी बटा एनएस। ईपी बटा ईएस बराबर एनपी बटा एनएस। अब तक कुछ कटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। देखो अब इधर उधर कैसे हो गया है, शांत रहिए। इधर उधर भाग कैसे गया है, यही तो देख रहा है, एक ही चीज दो दो बार दिखने लगा है। चलिए यहां तक पहले कोई दिक्कत है ये बताओ, बोलो। अब ट्रांसफार्मर का क्या पढ़ना है, क्षय पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इधर उधर भागा है तो पहले क्षय से पहले ये भी पढ़ सकते हैं, रुक जाइए पहले एक बार और रिवीजन कीजिए थोड़ा ट्रांसफार्मर का। बोलिए, यह एक विद्युत युक्ति है जो वोल्टेज को क्या करता है, वोल्टेज को परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर और क्या अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई मतलब स्टेप अप, अपचाई मतलब स्टेप डाउन। वह ट्रांसफार्मर जो उच्च धारा के निम्न वोल्टेज को निम्न धारा के उच्च वोल्टेज में बदलता है। वह ट्रांसफार्मर जो निम्न धारा के उच्च वोल्टेज को उच्च धारा के निम्न वोल्टेज में बदलता है उसे अपचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर का क्या बनावट, तो देखिए ट्रांसफार्मर का कोर नरम लोहे का बना होता है। इसमें विद्युत रोधी तार का दो कुंडली होता है। कितना कुंडली, इनपुट कुंडली को प्राथमिक कुंडली जबकि आउटपुट कुंडली को द्वितीय कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली इनपुट वोल्टेज के स्रोत से जुड़ा होता है जबकि द्वितीय कुंडली आउटपुट वोल्टेज प्राप्त किया। ठीक है, इसी तरह का कुछ फिगर बनवाए होंगे। अब बोलिए फैराडे का द्वितीय नियम क्या है, माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार प्राथमिक कुंडली में प्रेरित ईएमएफ ई बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी होता है, लेकिन प्राथमिक को प्राइमरी बोलते हैं तो इधर पी लगा तो इधरों क्या लगेगा। अब देखो द्वितीय कुंडली में प्रेरित ईएमएफ, ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। द्वितीय के लिए लेफ्ट साइड एस लगा तो राइट साइड भी एस लगेगा। लेफ्ट को लेफ्ट में भाग देंगे, राइट को राइट में भाग देंगे, जो कटेगा कटा देंगे, माइनस माइनस कट गया तो ईपी बटा ईएस बराबर एनपी बटा एनएस। ये इसका फार्मूला क्या हुआ, प्रूव हुआ। ये इसका फार्मूला क्या हुआ, प्रूव हुआ। ये इसका फार्मूला क्या हुआ, प्रूव हुआ। किसी को कोई दिक्कत, तो यही ट्रांसफार्मर का क्या है, यही ट्रांसफार्मर का 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें अलग से पूछता है ट्रांसफार्मर में क्षय के बारे में बताएं, तो क्षय भी पढ़ना है एक एक कर कर।
6 कल पढ़िएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन पहले पढ़िए। ट्रांसफार्मर के कोर को पटलित बनाया जाता है, क्यों? क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। पटलित मतलब परतदार। ट्रांसफार्मर के कोर को क्या बनाया जाता है? परतदार। परतदार समझना है तो स्टेबलाइजर घर में है किसी के? स्टेबलाइजर को खोल कर देखोगे तो उसमें ट्रांसफार्मर होता है। ट्रांसफार्मर में देखना परतदार बना होता है। अगर देखोगे स्टेबलाइजर के ट्रांसफार्मर को तो परत के रूप में वो बना होता है। तो देखो ट्रांसफार्मर के कोर के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? तो क्या उत्पन्न होता है? तो कल भी बताए थे कि ट्रांसफार्मर में क्या उत्पन्न होता है? भंवर धारा। उसी भंवर धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। और वो ऊष्मा मशीन को क्या कर सकता है? खराब कर सकता है। कल बताए थे ये सब चीज। तो देखिए ट्रांसफार्मर के कोर के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो भंवर धारा उत्पन्न होता है। इसी भंवर धारा से बचने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को क्या बनाया जाता है? तो सुनिए इधर, ट्रांसफार्मर में भंवर धारा बनता है। अब भंवर धारा उसमें विद्युत धारा का क्या करता है? हानि करता है। उसी से बचने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को क्या बनाया जाता है? तो देखिए जब ट्रांसफार्मर के कोर के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो भंवर धारा उत्पन्न होता है। इसी भंवर धारा को उत्पन्न होने से रोकने के लिए ट्रांसफार्मर को क्या बनाया जाता है? परतदार, जिसके कारण कम से कम भंवर धारा उत्पन्न हो तो कम से कम विद्युत धारा का हानि हो। कोई दिक्कत? तो ट्रांसफार्मर के कोर के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है? परिवर्तन। तो क्या उत्पन्न होता है? भंवर धारा। इसी भंवर धारा से बचने के लिए या इस भंवर धारा को रोकने के लिए ट्रांसफार्मर के कोर को क्या बनाया जाता है? परतदार बनाया जाता है। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए ट्रांसफार्मर को तेल में डुबा कर रखते हैं, क्यों? जानते हो ना कि ट्रांसफार्मर जब जलता है तो उसका तेल चेंज होने के लिए जाता है। ट्रांसफार्मर उतार कर गाँवों में देखे होंगे। तो ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो कॉपर के तार द्वारा क्या उत्पन्न होता है? इसी ऊष्मा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर को तेल में डुबाकर, अब इतना तो जान गए कि ट्रांसफार्मर के अंदर भंवर धारा उत्पन्न होता है। भंवर धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। और इसी ऊष्मा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर को तेल में डुबाकर रखते हैं। बात समझ में आया? ट्रांसफार्मर में जब विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो जो कॉपर के तार का कोर बना होता है उसमें क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। इसी ऊष्मा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर को तेल में डुबाकर रखा जाता है। कोई दिक्कत? ट्रांसफार्मर देखे हो ना, तो वो आग वाला खोखा है पोल पर ट्रांसफार्मर देखे हो, आग वाला खोखा है, अंदर ना ट्रांसफार्मर है और उस ट्रांसफार्मर को तेल में डुबाकर रखा जाता है। क्योंकि उसमें क्या उत्पन्न होता है? ऊष्मा। किस तार द्वारा? और उसी ऊष्मा को कम करने के लिए ट्रांसफार्मर को तेल में डुबाकर रखा जाता है। किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई परेशानी? जल्दी बोलो। कल बाबू केमिस्ट्री का क्लास चलेगा, ठीक है? कल किसका क्लास चलेगा? केमिस्ट्री का क्लास चलेगा।